हाय फ्रेंड्स, बजट 2024 आ चुका है और उसके बाद में तमाम तरीके के एनालिसिस, तमाम तरीके की खबरें वो आपने देख ली होगी मीडिया में। लेकिन इन सारे शोर शराबे के बीच में एज एन इन्वेस्टर, एज ए स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट, आपके काम की चीज क्या है, ये चीज आपको अगर कोई बताएगा तो वो आपका ये भाई सागर शर्मा है। मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि सिर्फ आपके काम की चीज को ही इस वीडियो में शामिल करूं और इसके लिए मैंने 5 पॉइंट्स आपके लिए स्पेशली तैयार किए हैं। तो दोस्तों, बहुत इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट रिसर्च बेस्ड वीडियो है, मिस मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा क्योंकि आपके फायदे के लिए बनाया हुआ है। सो लेट्स बिगिन सागरनोमिक्स ऑन दिस बजट। दोस्तों, वीडियो में आगे हम लोग बढ़े और एनालिसिस में और बाकी चीजों में खो जाएं, उससे पहले वीडियो को अभी से आप लाइक कर दीजिए, और क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और जो लोग लाइक करके कमेंट में भी लिखते हैं दोस्तों, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। सेकंड चीज, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि मेरी हर रिसर्च बेस्ड वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और अब शुरू करते हैं बजट स्पेशल एनालिसिस। हालांकि एनालिसिस नहीं कहूंगा मैं, सबसे पहले ये पिक्चर देखिए। इस पिक्चर से आपको इस बजट की सारी कहानी समझ में आ जाएगी। दोस्तों, इसको कहते हैं क्विक सैंड। हालांकि ये दलदल है, क्विक सैंड रेगिस्तान में होती है, तो मुझे जो इमेज मिली मैंने लगा दी इसमें। पॉइंट ये है, इसको देख करके आप क्या अनुमान लगाते हैं, जरा वीडियो को रोक करके और स्टॉक मार्केट के संदर्भ में आप कुछ समझ पाए तो मुझे जरूर बताइए, ठीक है? जो भी है कमेंट में आपने लिख दिया होगा। अब मैं बताता हूं आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दोस्तों, बात यह है, इस सारे बजट का क्रक्स इसी एक पिक्चर में समाया हुआ है, और वो मतलब यह है कि जब आप क्विक सैंड में, यानी जो ऐसी दलदल वाली रेत होती है, उसमें फंस जाते हैं, तो जितने आप हाथ पैर मारोगे उतना ही उसमें गहराई में डूबते जाओगे। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है? अपने आप को स्टिल रखो, शांत रखो, कम मूवमेंट करो, कम एनर्जी बर्बाद करो, और साथ में सही टाइम का इंतजार करो ताकि मदद कहीं से आए और आप उसमें से निकल जाओ। सिचुएशन बिल्कुल वैसी की वैसी स्टॉक मार्केट में भी है, क्योंकि गवर्नमेंट का सीधा फोकस है आपको स्पेकुलेशन से रोकने का। गवर्नमेंट नहीं चाहती आप ट्रेडिंग करें, इंट्राडे करें, F&O करें, नहीं चाहती वो। क्योंकि वो क्यों नहीं चाहती, उसकी भी वजह मैं बताता हूं। चलिए, प्रेजेंटेशन में ही वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो आज की इस चीज को हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है दोस्तों, कि सबसे पहले आपके लिए इसमें क्या है, इसलिए मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं। बाकी तो आंध्र प्रदेश को क्या मिल गया, बिहार को क्या मिल गया, अरे मिलने दो ना यार, उनको जो कुछ मिला है वो 1.5% ऑफ द एंटायर बजट है। क्यों फालतू इतना हो हल्ला मचा रखा है? लेकिन आपके लिए कुछ फर्क पड़ेगा वो बता रहा हूं। पहली चीज, पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, बजट में इनसाइट्स क्या है। हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही है, इन्वेस्टर्स को साफ क्या मैसेज दे रही है, इन्वेस्टर को क्या नहीं करना चाहिए इस सिचुएशन में और क्या उनको करना चाहिए। इन 5 बातों में सब कुछ समा गया। पहला पॉइंट है दोस्तों कि गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है। अब देखिए, गवर्नमेंट का इंटेंशन समझने के लिए ये पूरी बजट की स्पीच है, जो कंप्लीट बजट है, 62 पेजेस का है, और इसमें गवर्नमेंट ने क्या खास बात रखी है वो मैं यही बता देता हूं। इसी में, यानी इस पेज में आप सब समझ जाएंगे जो आपके काम का है। सबसे पहली चीज जो है ना, गवर्नमेंट चाहती है कि अब वो कहां पे ध्यान दे, अपने सबसे पहले एग्रीकल्चर पे ध्यान दे। यानी देखो क्या होता है ना, मैं आपको दोस्तों, हालांकि कभी कभी ना वीडियो लंबा हो जाता है और मैं मानता हूं कि आपको थोड़ी तकलीफ उससे होती है, लेकिन दोस्तों कभी कभी चीजों को समझने के लिए कुछ टाइम एक्स्ट्रा देना जरूरी है, क्योंकि लास्ट में फायदा तो आप ही को मिलना है इस चीज का। देखिए, एक चीज देखिए, जब भी कभी कोई भी इकोनॉमी दुनिया की जब वर्ल्ड में ग्रो करती है तो 3 स्टेजेस से निकलती है। कहां से? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और उसके बाद सर्विसेज। ठीक है, ये 3 स्टेजेस होती है। एग्रीकल्चर होती है पहले, उसके बढ़ने के बाद में इंडस्ट्रीज लगना शुरू होती है, कारखाने लगने शुरू होते हैं। उसके बाद में जब कारखानों में स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है तो पढ़ाई लिखाई के थ्रू लोग स्किल डेवलप करते हैं और लास्ट में उससे वो सर्विसेज देते हैं। ये 3 स्टेजेस होती है इकोनॉमी की ग्रो करने की। अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, सभी जगह ऐसा ही हुआ है। हमारे यहां पर क्या मिसिंग लिंक था, वो ये था कि हम लोग जब 2000 तक हम लोग किस में थे, हम थे उससे पहले एग्रीकल्चर में मोस्टली, और उसके बाद में जब
आईटी बूम आया, यानी जो Y2K बग आया था उस टाइम पर सन 2000 में, उसके बाद सडनली हमारी आईटी इंडस्ट्री चल पड़ी। तो हम लोग कहां पर पहुंच गए? सीधे सर्विसेज में। क्या चीज मिस हो गई हमसे मिस हो गई इंडस्ट्री। इसी वजह से हमारे देश की इंडस्ट्री यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का विकास नहीं हो पाया। गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही है? पहले और दूसरे पिलर को मजबूत, और जिसमें भी सेकंड वाले को बहुत ज्यादा मजबूत, इंडस्ट्री का। तो आपको पहला हिंट मिला, क्या हिंट मिला? पहला कि गवर्नमेंट का फोकस एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के साथ में मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव करना है। चाहे डिक्सन टेक्नोलॉजी हो, चाहे कोई भी फार्मा की ड्रग्स हो, जहां मैन्युफैक्चरिंग है उसको अब गवर्नमेंट पूरा फोकस रखेगी, सर्विस सेक्टर पर इतना फोकस नहीं रहेगा। अब तो पहली चीज क्या है? गवर्नमेंट चाहती है एग्रीकल्चर को बढ़ाए। दूसरा, स्किल। अब ये एग्रीकल्चर के साथ में आपको अगर जॉब को बढ़ाना है तो उसके लिए स्किल की भी बिल्डिंग करेंगे। इसके लिए आपने देखा कि गवर्नमेंट ने काफी सारा एक अलोकेशन किया है 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का, जिसमें वो चाहते हैं कि भाई आम जो पर्सन है, जो फर्स्ट टाइम जॉब कर रहा है या जॉब में जाना चाह रहा है, उसकी जो प्राइवेट कंपनीज है, कॉर्पोरेट्स है, उनके साथ में टाई अप करके इंटर्नशिप करवाई जाए। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको सबको अभी जो बात कही है मैं वहीं स्टिक रहूंगा। नेक्स्ट है एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है, सोशल जस्टिस। अब आ गया मैन्युफैक्चरर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अगर 9 में से कहूंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग। आज आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट है अर्बन डेवलपमेंट, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। एनर्जी, एब्सोल्युटली वो आएगी। इनोवेशन और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, ये 9 प्रायोरिटीज है गवर्नमेंट की कुल मिलाकर के। उसके बाद में निर्मला जी ने और बहुत कुछ इसके अंदर बोला है, लेकिन मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट पे तो नहीं जाऊंगा। अब अपने पॉइंट एजेंडा पे सीधे चलते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है? गवर्नमेंट सीधे ये कहना चाह रही है कि भाई साहब, हमारा फोकस ना अब किस पे है? हमारा फोकस है कुल मिलाकर के मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने का, प्रायोरिटी पे। सेकेंडली, एग्रीकल्चर को भी बढ़ाने का। क्यों? क्योंकि 140 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं, शायद 145 करोड़ हो चुके हैं हम लोग इस समय तक। तो इतनी सारी पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए एग्रीकल्चर चाहिएगी। वो लोग टेलीविजन या मोबाइल फोन नहीं खा सकते। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड डिस्करेजिंग ट्रेडिंग एंड स्पेशली F&O। ठीक है, अब यहां आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने एक काम क्या किया जी, इन्होंने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया। अब मैं आपको इसका एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट? ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि आपने देखा होगा मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटी ये जो कुछ समय से स्टॉक मार्केट में हर कोई एंटर हो रहा है, उसकी वजह से सबसे बड़ी चिंता जो आरबीआई के गवर्नर है शशिकांत दास जी, उन्होंने कहा कि भाई बैंक डिपॉजिट तो होने बंद हो गए, कम हो गए। इसकी वजह से चिंता हो रही है उनको। ये दिखाता हूं यहां पर। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोग सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दें, क्योंकि अगर सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दिया तो भाई साहब ये बताइए कि ये जो डिपॉजिट्स हैं, यानी कि जो कॉर्पोरेट्स को बैंक लोन देते हैं, उनके लिए कैपिटलाइजेशन कहां से होगा? यानी कि बैंकों को लोन देने के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा आएगा कहां से? भाई बैंकों का बिजनेस बहुत सिंपल है। बैंक क्या करते हैं? बैंक आपसे लोन लेते हैं और आपसे पैसा लेते हैं एज ए डिपॉजिट, 3 से 4% आपको देते हैं। ठीक है, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में तो वो भी नहीं देते, वो 0% पे चलता है। और उस पैसे को ले जाकर के और वो कॉर्पोरेट्स को लोन देते हैं फैक्ट्रियां चलाने के लिए, बिजनेसेस के लिए। वहां से वो 9%, 10% सबका अलग अलग है, उस हिसाब से लेते हैं। बीच का जो मार्जिन है दैट इज कॉल्ड NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और बैंकों की वही कमाई है। अब जब बैंक में लोग पैसा जमा कराने की बजाय उसको म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे, उसको इक्विटी में डालेंगे, तो आरबीआई कह रहा है बैंकों के पास पैसा आएगा कहां से? ये वजह है कि आज एसटीटी बढ़ाई जा रही है और अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज किया जा रहा है स्टॉक मार्केट में। दूसरी चीज, माधवी पुरी जी जो है सेबी की चेयरमैन, ठीक है, उन्होंने कहा है कि हाउस होल्ड मनी शिफ्टिंग टू म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी एंड स्पेशली स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन होता है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग जैसी चीजें, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग। तो माधवी पुरी जी भी कह रही है कि भाई स्टॉक मार्केट का मेन मकसद क्या होता है? मेन मकसद स्टॉक मार्केट का था कि यहां पर कैपिटल मार्केट यानी कैपिटल फॉर्मेशन हो। यानी जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आपको कैपिटल के तौर पे उसमें ग्रोथ, मतलब पूरे इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, क्योंकि आप पैसा लगाते हैं उसमें। लेकिन जो रिटेल पार्टिसिपेशन हो रहा है वो सबसे ज्यादा F&O में हो रहा है, और ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में
बेसिकली क्या था फ्यूचर एंड ऑप्शन? सब गड़बड़ कर दिया लोगों ने। फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्चुअली हेजिंग की टेक्निक थी। हेजिंग क्या होती है? आज मान लीजिए मैं ब्रिटानिया कंपनी हूं और मान लीजिए मुझे अपने बिस्किट बनाने के लिए सपोज करिए अनाज खरीदना है, तो मैं क्या करूंगा कि अनाज, जैसे मान लीजिए गेहूं है तो उसकी प्राइस हर साल ऊपर नीचे होती है ना, बारिश के ऊपर नीचे होने से। तो मैं तो अपने 10 रुपए का जो बिस्किट का पैकेट है उसको मैं ऐसा नहीं कर सकता कि अगली बार 15 रुपए का कर दूं, उससे अगली बार 5 रुपए का कर दूं, नहीं। तो मैं अपनी रॉ मटेरियल की कॉस्ट यानी कि जो व्हीट है, जो गेहूं है, उसको फिक्स करने के लिए जो किसान है उनसे अगले 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा कि भाई मुझे तो आप 50 रुपए केजी के अंदर गेहूं देंगे, काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट होता है ना, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को जब ले जाके स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर किया जाता है, देन इट बिकम्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप जब एक ऑप्शन डाल देते हैं, चॉइस डाल देते हैं कि मैं फलाने फलाने व्यक्ति से इतने रुपए में ये चीज खरीद सकता हूं, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन। तो ये हेजिंग यानी सुरक्षा के लिए किया गया था, लेकिन दोस्तों इसको लोगों ने स्पेकुलेशन, वीडियो गेम बना दिया। तो इसलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप पैसा मार्केट में डालो। अब लॉजिक समझ में आ रहा होगा सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये माधवीपुरी जी यहां पर कुछ समझा रही है और वही चीज समझा रही है कि भाई हाउस होल्ड इनकम को आपको स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में नहीं डालना है। नेक्स्ट कंक्लूजन ये है कि स्पेकुलेशन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता और रिटेल इन्वेस्टर यही गलती कर रहे हैं और गवर्नमेंट रोक रही है उसके लिए। दूसरी बात, अब गवर्नमेंट का एक फोकस और भी है। क्या है वो? है अब धीरे धीरे, क्योंकि एग्रीकल्चर को अगर इनको बढ़ाना है तो कहां लेकर के जाएंगे अपना फोकस? पूरा का पूरा रूरल इकोनॉमी पे। दूसरी बात, पूरे जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखते हुए किस सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा डाला गया है? वो है डिफेंस सेक्टर। दोस्तों डिफेंस सेक्टर को 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिला है। 48 लाख करोड़ रुपए का टोटल बजट है, जिसमें से 6 लाख करोड़ के आसपास में और सिर्फ डिफेंस सेक्टर को मिला है। और उसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं सुरक्षा सबसे पहले हो। गवर्नमेंट कह रही है अगर देश सुरक्षित रहेगा तो ही तो इकोनॉमी की रक्षा होगी, तो इसलिए डिफेंस स्टॉक्स पे नजर रखिएगा। सेकेंडली, रूरल इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं और आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से रूरल इकोनॉमी में ना ग्रोथ आ भी रही है। तो जो भी आपकी विलेजेस हैं, जो गांव हैं, वहां पर धीरे धीरे ग्रोथ आ रही है और मॉनसून अच्छा हुआ है। साथ में रूरल इकोनॉमी जो है वहां पर स्किल बिल्डिंग वगैरह भी चल रही है। तो क्या फर्क पड़ेगा? वहां एफएमसीजी कंपनीज की ग्रोथ का ज्यादा फायदा है। कैसे? एफएमसीजी में आपके आ गया ब्रिटानिया आ गया, कोलगेट है, पतंजलि हो गया, नेस्ले है, डाबर है, HUL है। ये सारे स्टॉक्स एफएमसीजी के हैं। इनमें ग्रोथ के चांसेस लंबे समय में आपको ज्यादा देखने के चांसेस हैं। साथ में डिफेंस में जैसे भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हुआ, GRSE हुआ, मजगांव हुआ और बहुत सारी जो स्टॉक्स हैं उनमें भी आपको एक ग्रोथ आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, ये तो गवर्नमेंट का इंटेंशन है। गवर्नमेंट नहीं चाहती है आप इधर उधर पैसा रोज खर्च करो। अच्छा, मैंने ये आपको बता दिया कि एग्रीकल्चर से हम सर्विसेज पे चले गए और इसलिए मैन्युफैक्चरिंग जो कहानी बीच में अधूरी रह गई थी उसको गवर्नमेंट पूरा करना चाहती है। सो इन सारी कंपनीज पे आपका फोकस होना चाहिए। अब यहां एक आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि डाइवर्सिफाई टू अदर एसेट्स। बट इफ यू सेलेक्ट, देखिए आप ना गोल्ड में भी पैसा डाल दिए, आपको गवर्नमेंट करिए सब जगह पे पैसा बराबर अपने हिसाब से डाल के रखिए, गोल्ड में, FD में, रियल एस्टेट में और भी सब जगह पे। पर फिर भी गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कहे, लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा अगर कहीं ग्रोथ हिस्टोरिकली देखने को मिली है तो दोस्तों वो है इक्विटीज एंड ओनली इक्विटीज। अगर इन्फ्लेशन से ऊपर जाना तो इक्विटीज इज द ओनली चॉइस। नेक्स्ट, अब यहां पर गवर्नमेंट ने कुछ एक चीजें और की है। सबसे पहले कि ये जो इंटरिम बजट था ना इलेक्शन से पहले, उसका टोन्ड डाउन वर्जन है। यानी उसमें जैसे हनुमान जी बहुत बड़े आकार के थे, इस बार इन्होंने क्या किया कि उनको जो सूक्ष्म रूप धर लिया। यानी इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आया ना उसको ध्यान में रखते हुए और वो जो अग्रेशन था ना उसको कम कर दिया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश करने की कोशिश की है, जिसमें आपके आंध्रा और बिहार भी है। हालांकि उसमें भी इन्होंने पॉपुलिज्म नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। पॉपुलिज्म का मतलब होता है फ्री की रेवड़ियां बांट देना, ठीक है, सिंपल फ्रीबीज बांट दो, दैट इज पॉपुलिज्म, अपनी वाहवाही लूटने के लिए। बट गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया है, बिकॉज गवर्नमेंट ने इसके साथ में पैकेज देने के साथ एक चीज और क्लियरली कही है, वो ये है कि फिस्कल प्रूडेंस हम लोग मेंटेन करके रखेंगे। यानी कि देखो, जो फिस्कल डेफिसिट होता है ना, डेफिसिट होता है आपके जो, मान लीजिए, मतलब डेफिसिट का मतलब आप मानिए कि कमाई में से खर्चा निकाल दो
तो आपके पास में जो बचता है वो सरप्लस होता है, लेकिन अगर खर्चा ज्यादा हो गया तो दैट इज डेफिसिट। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं, टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो बात अलग है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि हमने 4.9%, पहले पिछले साल तक 5.9% हमारा डेफिसिट था, यानी हमारे खर्चे ज्यादा हो रहे थे, उसको कंट्रोल किया है और 4.9% तक अचीव कर लिया इस साल, जिसमें आपको पता है आरबीआई ने भी 2 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया था। नेक्स्ट, अब ये कह रहे हैं कि अगले साल हम इसको 4.5% पे लेके जाएंगे। तो एक ये समझदार गवर्नमेंट की बात है कि ये नहीं चाहते कि अनाप शनाप पैसा खर्च किया जाए। अपनी बोरोइंग्स को, यानी कि जो उधारियां उनको कंट्रोल कर रही है कंपनी गवर्नमेंट, और साथ में एसेट्स को सेल करने की बजाय उनको यूजफुल बना रही है। जैसे बीपीसीएल को बनाया, जैसे एचएएल को बनाया कि भाई अगर कोई गाय दूध दे सकती है तो उसको बेचने से क्या फायदा, अगर थोड़ी बीमार है तो उसको थोड़ी दवाई ववाई देके ठीक कर दो, दूध निकालो और अपनी तरक्की करो और गाय भी मत बेचो, काइंड ऑफ। तो I am trying to put the most complex things in the most simple language. I hope it is working. If it is not, then please forgive me for that. चलिए, स्मार्टली हिडन एजेंडा गवर्नमेंट का है, और ये क्या है, क्योंकि आपने देखा संसद में बहुत होल्ला हो रहा था, तो ये कुछ भी अगर अपने मतलब की चीज बोलते, कोई खास स्टैंड लेते, तो हो हल्ला होता और वो टोटल जो कुछ था वो पूरा सेशन बर्बाद हो जाता। गवर्नमेंट ने स्मार्टली अपने मैक्सिमम पत्तों को छुपा के रखा हुआ है, और थोड़े से ही पत्ते खोले हैं, और वो भी इस तरह से खोले हैं ताकि किसी को ऑब्जेक्शन ना हो। See, budget is just one time event, but there is an entire year which depends on the economy, agriculture, monsoon, interest rates, export-import scenario, interglobal, overall worldwide situations, job growth, सब चीजों पे। तो गवर्नमेंट ने वो सारी चीजें छुपा के रखी हुई है, अभी नहीं बता रही है। गॉट इट? इसीलिए मैंने कहा टोन डाउन वर्जन था। रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई एप्पल कार्ट को क्यों गिराना, भाई सब चीजें, ताश का जो महल है इसको गिराना क्यों है? जब सब कुछ चीजें ठीक चल रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इकोनॉमी ठीक चल रही है, तो ऐसा जबरदस्ती ही चलते हुए क्यों आ बैल मुझे मार क्यों करना? तो गवर्नमेंट ने बहुत टोन डाउन खेला है। साथ में यहां थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है दोस्तों, ये एक चीज है जिसपे शिकायत जेन्युइनली हमें होना चाहिए। 1.5% के आसपास, 1.6% इंडियंस कितने हैं? हम 140 करोड़ से ज्यादा है ना, उसमें से सिर्फ 1.5% के आसपास लोग इनकम टैक्स देते हैं। समझ रहे हो आप? 1.5% लोग ही इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन उनसे गवर्नमेंट की जो इनकम है वो 19% है। यानी पूरा निचोड़ लिया जाता है मिडिल क्लास को या सैलरीड क्लास को, क्योंकि वहां TDS होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आपके हाथ में पैसा आया नहीं, उससे पहले टैक्स कट गया। तो कहने का मतलब यह कि इनकम टैक्स में दोस्तों गवर्नमेंट ने यहां ना थोड़ा सा इनजस्टिस सही है, ये थोड़ा कम रखा है इन्होंने। क्योंकि अगर आप देखो तो टैक्सेशन बहुत ज्यादा है हमारे, और साथ में हमारे यहां पर जो है इन्वेस्टर्स जो है, देखिए टैक्सेशन इतना ज्यादा है हमारे कि हम हर चीज पे टैक्स देते हैं। मान लीजिए आपको सैलरी मिली, सैलरी मिलने के बाद में आपने सबसे पहले किस चीज पे टैक्स दे दिया? देखिए एक सेकंड ना, वन सेक फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आप 30% डायरेक्ट टैक्स दे दो, जिसको इनकम टैक्स के तौर पे देखते हैं। अगर आपने कोई चीज बचे हुए पैसे से दो काम कर सकते हो आप, या तो कुछ खरीद सकते हो या फिर आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप खरीदते हो तो आपको क्या होगा? अगर आप बेसिक चीजें खरीदते हो, आटा दाल चावल ये, तो आपको 12% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप फैंसी चीजें खरीदते हो, थोड़ी सी एडवांस चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये, तो आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप वेरी फैंसी यानी कि लग्जरी वॉच और ये सब चीजें, लग्जरी गाड़ियां, मतलब जो भी लग्जरी गुड्स है वो खरीदते हो, तो आपको 28% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। मान लीजिए आप कहते हो हम तो खर्चा करेंगे ही नहीं, मिनिमम खर्चा रखेंगे, तो आप क्या चाहते हो कि भाई इन्वेस्ट करने के लिए भी हम लोग पैसा अलोकेट करते हैं। उस केस में क्या होगा? उस केस में दोस्तों ये होगा कि गवर्नमेंट सबसे पहले आप डिड यू मेक मनी ऑन योर इन्वेस्टमेंट? अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाया है, अगर नहीं बनाया है तो अपने लॉसेस को अपनी जेब में रखो और मस्त रहो। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो उस केस में अगर हुआ है तो 20% टैक्स दे दो आप शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म मतलब साल भर से कम में। अगर आप साल भर से ज्यादा रखते हो तो 12.5%, 12.5% टैक्स दे दो। कुल मिलाकर के 30% यहां
और करीब करीब ये अगर मैं लेता हूं 20%, तो 50% आप अपनी जिंदगी की कमाई सिर्फ और सिर्फ टैक्स में दे रहे हो, और वो भी मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं उस हिसाब से। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि अब देखिए आगे बढ़े, लंबा हो गया वीडियो, बट अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गठबंधन का धर्म निभा रही है, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि बिहार को इन्होंने दे दिया, आंध्र प्रदेश को दे दिया। हालांकि ये सब कुछ मिलाकर के भी 1.5% है, ज्यादा इशू की बात नहीं है। अब आपको ये चीज और बताता हूं कि मीडिया आपको किस तरह से मिसगाइड करता है, ये भी देख लीजिए। यहां देखिए, हाँ दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ आपके काम की चीज कवर की। ये जो स्क्रीन पर आप पिक्चर देख रहे हो ना दोस्तों, यहां देखिए मीडिया कैसे घुमाती है। ये एक टीवी चैनल के ऊपर देखा हुआ वहां से लिया हुआ स्क्रीनशॉट है, जिसमें बजट पे चर्चा हो रही थी। अब इसमें गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है दोस्तों, एक्चुअली ना 3 चीजें जरूरी है। एक तो क्या दिखाया जा रहा है, कैसे दिखाया जा रहा है, और क्या छुपाया जा रहा है। ये तीनों चीजों पे नजर होनी जरूरी है। तो अब यहां पर ध्यान से आप देखिए, क्या दिखाया जा रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि भाई साल भर में अगर आपको, हालांकि मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूं क्योंकि ये टैक्स के बारे में सही बोल रहे हैं, लेकिन चीजों को किस तरह से घुमाया जाता है वहां थोड़ा सा मुझे आपत्ति है। मीडिया को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। देखिए यहां ये कह रहे हैं कि सालाना आय कितनी है, 8%, 8 लाख पर। एक सेकेंड, यदि आपकी इनकम 8 लाख रुपीज है, ठीक है, तो आपको टैक्स पहले देना पड़ता था 31,200 और अब देना पड़ रहा है 23,400। अब ये यहां कह रहे हैं सालाना आय, और यहां कह रहे हैं टैक्स बचत, दैट इज 650 रुपीज मासिक। भाई साहब अगर आप यहां साल की बात कर रहे हो तो व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट मंथ ओवर हियर? इफ यू टेक दिस 650 मल्टीप्लाइड बाय 12 देन यू गेट समथिंग एल्स। ठीक है, तो आपको जो एक्चुअल फायदा हो रहा है वो आप दिखाने की बजाय आप यहां पर मंथली ले रहे हो, यहां पर एनुअल ले रहे हो, यहां पर भी आप कह रहे हो एनुअल दिखा दो, यहां पर 867 मंथली कर दो। तो ऐसे थोड़ी होता है कि एक चीज को आप मीटर्स में नापो और दूसरी चीज को सेंटीमीटर्स में, तब तो आप डेफिनेटली कभी कंपेयर कर ही नहीं पाओगे। सो दिस इज हाउ मीडिया इज आल्सो प्लेइंग विद यू एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब बजट में मैसेज क्या है? सबसे पहली बात आपके लिए कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 15 से 20% कर दिया। मतलब आपको किसी भी हालत में इसमें जो शॉर्ट टर्म में जो स्पेकुलेशन करना है उसको अवॉइड करना है। फ्यूचर एंड ऑप्शन का एसटीटी बढ़ा दिया गया है, जो यहां पर लिखा हुआ है, और काफी अच्छा खासा बढ़ा दिया है। यानी अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में आगे ट्रेड करते हो ना फ्यूचर में, भविष्य में, तो 60% ज्यादा कॉस्ट हो सकती है आपकी। बाय बैक ऑफ शेयर, जो आमतौर पे लोग सोचते थे कि सिर्फ कंपनियां टैक्स देती है, उसके ऊपर अब आपको भी टैक्स देना है। इसलिए कंपनी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप बाय बैक के थ्रू भी कोई एक्टिविटीज करें। साथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बढ़ा ही दिया है। मैसेज बहुत साफ है, बाकी सारी चीजें नहीं बताऊंगा, मैसेज बहुत साफ है। इंडिया बिकेम द स्पेकुलेशन नेशन। भारत जो है ना स्पेकुलेशन का देश बन चुका था पूरा का पूरा। ठीक है, सो दोस्तों कुल मिलाकर के ये कहने का मतलब ये है कि देश हमारा ना स्पेकुलेटिव नेशन बन गया था, वीडियो गेम वाला भारत। तो गवर्नमेंट कह रही है कि जैसे ये जो ग्रास होपर्स होते हैं ना, अपने जो कीड़े होते हैं बरसात के टाइम पे एक से दूसरे के झम झम ऐसे उछल कूद करते रहते हैं, तो गवर्नमेंट कह रही है ऐसा नहीं करें ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, बल्कि एक जगह पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करें और कम से कम ट्रांजेक्शन्स में ज्यादा से ज्यादा अपना रिटर्न बनाने की कोशिश करें। एंड दैट इज द क्लियर मैसेज। अब आपको क्या नहीं करना चाहिए? हैवी स्पेकुलेशन से बचिए, यानी कि रात दिन जो ट्रेडिंग करते रहते हैं ना उससे बचिए। शॉर्ट टर्म गेन्स के ऊपर फोकस मत करिए। साथ में टेलीग्राम चैनल की टिप्स, ब्रोकर्स की टिप्स, इनको छोड़ दीजिए, इन पे ध्यान मत दीजिए। क्या करना चाहिए फिर? करना ये चाहिए इन्वेस्ट इन क्वालिटी स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म। बिजनेसेस को समझ के उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए जिन कंपनीज के बिजनेस को आप समझ सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। धीरे और छोटा शुरुआत करिए और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाइए। डाइवर्सिफाई करिए एसेट्स को, कुछ इक्विटी, कुछ म्यूचुअल फंड, कुछ गोल्ड, कुछ रियल एस्टेट, इस तरह से कुछ कैश, कुछ डेट फंड्स, इस तरह से अपने आप को डाइवर्सिफाई करके रखिए। क्रिएट एक्टिव एंड पैसिव पोर्टफोलियो। आधा पोर्टफोलियो एक्टिव रखिए, आधा पैसिव। पैसिव को अपने आप चलते रहने दीजिए, और एक्टिव पोर्टफोलियो जो है ना उसके लिए आप अपना कुछ समय रखिए जिसपे आप रिसर्च करके अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को सर्च कर सकें। साथ में हमेशा स्टॉक मार्केट की चीजों को सीखते रहिए सिस्टमैटिकली और कंटिन्यूअसली। ठीक है, तब आप अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म में इस मार्केट का पूरा फायदा ले पाएंगे। बिकॉज नो लर्निंग नो अर्निंग।
और अगर आप सचमुच में लर्न करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी है आपके लिए, जहां मैं लाइव आपसे इंटरेक्ट करूंगा और आपको स्टॉक मार्केट की बारीकियां बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से, तो जरूर चेक करिए द लिंक, जहां पर लाइव वेबिनार होगी। नेक्स्ट वेबिनार कब हो रही है पता कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को चेक करके। आपसे मिलता हूं मैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, टाइम दिया आपने, चैनल सब्सक्राइब किया, लाइक किया वीडियो को और शेयर किया ना, नहीं किया तो कर दीजिए दोस्तों। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।